हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल इन्फोयास। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। नहीं किए तो आप अभी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हमारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू, जिसे हिंदी में कहा जाता है ऊतक। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कोशिका के बारे में पढ़ा था अपन ने। और इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। जो हमारी ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर। सबसे पहले अपन बात करेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में कि ऊतक होता क्या है। ओके, फिर हम जानेंगे पादप ऊतक के बारे में। भाई ऊतक जो होता है वो पादपों के अंदर भी होता है और जंतु के अंदर भी होता है, तो हम डिटेल में सबको कवर करेंगे। फिर हम जानेंगे जंतु ऊतक के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट तंत्रिका ऊतक के बारे में। इन सभी के बारे में अपन डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर दीजिए और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऊतक की कि आखिर ऊतक होता क्या है। देखो, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जो कि बायोलॉजी का चैप्टर था वो भी कोशिका है, उसमें हमने जाना था किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो हमने उससे बात करी थी कि जो कोशिका होता है, कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, तो ये कोशिका होती है। फिर कोशिकाओं का समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। काफी सारी कोशिकाएं होती है, काफी सारी मिलकर कोशिकाएं बनाती है ना, तो उसको काफी सारी जो कोशिकाएं होती है वो मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक का निर्माण करेंगी। और फिर ऊतक से अंगों का निर्माण होगा, अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होगा और उसके बाद मानव शरीर पूरा तैयार होगा। जो अब मानव हम बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं? सबसे पहले हम किससे बने हुए? कोशिकाओं से। जिस तरह एक घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। समूह मतलब कि ग्रुप में। जैसे कि अब एक क्लास है, आपकी क्लास 9th है, क्या एक बच्चे से 9th क्लास बनेगी? नहीं बनेगी। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होंगे उस क्लास के अंदर, 20+ या 30+, तब जाके वो क्लास 9th बनेगी। ठीक है, मतलब जो 2-3 से ज्यादा स्टार्ट होते हैं इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बना? एक क्लास बनी 9th क्लास। इसी तरह अगर कोशिकाओं का समूह बनता है उससे हम क्या करेंगे? ऊतक का निर्माण होगा उससे। फिर ऊतक से वही सेम अंगों का निर्माण होगा, अंग से अंग तंत्र बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बन जाएगा? मानव शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऊतक की। तो एक जैसे कार्य करने को, समान संरचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। आया समझ? यहाँ आप थोड़ा ठीक कर लेना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। एक जैसे कार्य करने वाली समान संरचना, जो सेम कार्य करती है, समान संरचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। आगे समझ में? सरल शब्द में बात कहें तो जब एक जैसे कई कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को करती है तो उस समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। जब काफी सारी कोशिकाएं मिलकर किसी एक कार्य को करती हैं तो उसे क्या कहेंगे अपन? ऊतक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पौधों में जाइलम ऊतक का जल परिवहन करता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाहिनिकाएं होती है, जैसे शिरा और धमनी होती है, उसी तरह ये जो पौधे होते हैं उसमें क्या होती है? दो ट्यूब्स होती है, इसका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम है वो क्या काम करता है? जल का परिवहन करता है। पूरे जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसमें हर जगह हर पार्ट में क्या पहुंचाता है? जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, मनुष्यों में मांसपेशी ऊतक शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करता है। जो मांसपेशी ऊतक को क्या करता है? मनुष्य के अंदर हमें वो गति प्रदान करता है। ठीक है, इतना आगे समझ में? अगर कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते, कमेंट्स कर सकते हैं। चलो, तो हम बात कर लेंगे पहले किसकी? पादप ऊतक के बारे में। हम दो ऊतकों के बारे में पढ़ने, एक तो पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पादप ऊतक के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पादप ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? पौधों में पाए जाएंगे और पौधों की वृद्धि, सहारा, पोषण तथा परिवहन जैसे कार्यों में सहायक होते हैं। कौन होते हैं? पादप ऊतक। ठीक है, तो क्या करते हैं पादप ऊतक? पादप के अंदर वृद्धि, सहारा, पोषण, ये सब परिवहन का जो कार्य होता है कौन करता है? ये ऊतक करते हैं। जो पादप ऊतक है वो 2 प्रकार के होते हैं, उन्हें 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? विभेजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभेजोतक ऊतक को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमिक टिश्यू भी कहा जाता है इंग्लिश में इसको। और स्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? परमानेंट टिश्यू से कहा जाता है। आया समझ में? तो चलिए हम पहले बात करने वाले हैं विभेजोतक ऊतक के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमिक टिश्यू भी कहा जाता है।
तो वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, ठीक है, विभाजित मतलब कि वो लगातार क्या होती रहती है, विभाजित होती रहती है, डिवाइड होती रहती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, विभाजक ऊतक कहा जाता है। इनकी क्या विशेषता होती है, तो ये कोशिकाएं, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है। हमने कोशिका भित्ति क्या होता है, ये कोशिकांग होता है, हमने लास्ट वाले में चैप्टर में अपने इसके बारे में जान लिया था। अगर आप वीडियो बनाई है तो जो अपना लास्ट वाला चैप्टर है ना कोशिका, मैं इसमें अपनी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करना, तो आपको क्लास 9 की प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है, सर्च करना इन्फोयास के नाम से, तो आपको मिल जाएगा, वहां पर देख लेना आप, ठीक है। मैंने सारे कोशिकांग होते हैं वो सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो बात करें किसी कोशिका भित्ति पतली होती है, इसके अंदर कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, विभाजक ऊतक की विशेषताएं हैं ये, और ये ऊतक पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इन्हें वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में जो वृद्धि ऊतक होता है वो कौन सा होता है, तो पौधों में वृद्धि ऊतक कौन सा होता है, विभाजक ऊतक होता है, जो पौधों की वृद्धि करने के काम आता है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करने वाले हैं विभाजक ऊतक के प्रकार के बारे में। तो जो विभाजक ऊतक है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा, शीर्षस्थ विभाजक, ठीक है, अंतर्विष्ट विभाजक, और फिर अपना है पार्श्व विभाजक। आपको क्या नजर आ रहा है, जो शीर्षस्थ विभाजक है वो किसी कॉर्नर में नजर आ रहा है, कॉर्नर वाला, ठीक है, और जो अंतर्विष्ट विभाजक है वो कहाँ पर है, आपको यहाँ मिडिल में नजर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, और जो पार्श्व है वो सबसे लास्ट में नीचे है। तो हम पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे, शीर्षस्थ विभाजक की हम बात करने वाले हैं। तो ये जड़ और तने की वृद्धि की नोक पर पाया जाता है, जहां पर जड़ की वृद्धि की नोक होती है ना, जब जड़ वृद्धि करती है उसकी नोक होती है, और तना होता है, ठीक है, वहां उसकी वृद्धि की नोक पर ये पाया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, क्या काम करता है, शीर्षस्थ विभाजक लंबाई में वृद्धि कराने के काम आता है। नई कोशिकाओं के निर्माण द्वारा पौधा ऊपर या नीचे की ओर बढ़ता है। अगर नई नई कोशिकाएं बनेंगी तो पौधा क्या होगा, या तो ऊपर बढ़ेगा या फिर नीचे की साइड वो बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके कौन कौन सी एग्जाम्पल है, गन्ना, बांस, घास आदि की गांठों में ये होता है। आया समझ में। चलिए फिर हम बात करते हैं किसकी, अंतर्विष्ट विभाजक के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी इसको कहा जाता है। तो यह पत्तियों के आधार या डंठल की गांठों के नोड के पास पाया जाता है। जो गांठ होते हैं ना, पत्तियों की गांठ के ये होता है नोड्स, जिसे बोलते हैं वो नोड्स, इंटर नोड्स बोलते हैं ना, तो ये नोड्स के यहाँ पर ये पाया जाता है। आए समझ में, पत्तियों का जो आधार होता है डंठल की गांठों के पास ही पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो ये बीच बीच में वृद्धि कराता है, जिससे पत्तियां और शाखाएं बढ़ती हैं। बीच देखो शीर्षक जो होता है वो तो ऊपर या नीचे की वृद्धि करेगा, ठीक है, और ये कहाँ की वृद्धि करेगा, ये पत्तियों में या शाखाओं को ही बढ़ाएगा, ये वहां की इसकी वृद्धि होती है, ठीक है। घास जैसे पौधों में यह ऊतक बहुत सक्रिय होता है, जिससे कटाई के बाद भी घास जल्दी से बढ़ जाती है। देखो ना घास की कितनी कटिंग होती है, कितनी कटिंग कराते हैं घास की, फिर भी आफ्टर सम टाइम जो घास की ग्रोथ होती है वो कितनी जल्दी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कौन सा ऊतक होता है, अंतर्विष्ट विभाजक होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, गन्ना, बांस, घास आदि की गांठों में। आया समझ में। फिर लास्ट में पढ़ेंगे पार्श्व विभाजक ऊतक। तो यह तने और जड़ के पार्श्व भागों में पाया जाता है, ठीक है, पार्श्व के पीछे वाले भागों में पाया जाता है ये, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। जो पौधे मोटे होते हैं तो ये मोटाई में वृद्धि करता है। यह द्वितीयक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। फॉर एग्जांपल वस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, जब हम टीएस काटते हैं ना, अपन टीएस काटेंगे किसी का, तो आपको वस्कुलर कैम्बियम और ये कॉर कैम्बियम अपने को नजर आता है। इतना आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ेंगे इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में। हमने विभाजित ऊतक के बारे में जाना और हमने इसके प्रकारों के बारे में जाना, ठीक है। अब हम क्या किसकी बात करेंगे, विभाजित ऊतक की विशेषताओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इससे क्या आ जाता है कि लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं, हमने पढ़ा था अभी, लगातार क्या करती है, विभाजित होती रहती है ना। और विभाजित ऊतक की कोशिकाएं लगातार माइटोसिस विभाजन करती है। कौन सा विभाजन करती है, माइटोसिस। देखो जो विभाजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, कोशिका का जो विभाजन होता है, एक तो माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। तो इसमें कौन सा वाला होता है, माइटोसिस वाला होता है, ठीक है। कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी सभी कोशिकाएं जीवित होती है और सक्रिय रूप में ये कार्य करती है। इतना है समझ में। कोशिका भित्ति पतली होती है, हमने बात कर ली थी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है और पतली होती है। कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा होता है, तो कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है, जो विभाजन को नियंत्रित करता है। कितना डिवाइड होना है कितना नहीं होना उसको कौन कंट्रोल करता है, यही केंद्रक करता है। रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े बने होते हैं, जैसे कि हमने कोशिकाओं में जाना था, इतने बड़े जो वैक्यूल्स बन रहे थे, ठीक है। पादप कोशिकाओं में तो बड़ा सारा बन रहा था, जंतु कोशिकाओं में थोड़ा छोटा था वो, है ना। तो इसमें क्या तो वैक्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, इनमें स्थायी रिक्तिकाएं नहीं होती, जिससे कोशिका विभाजन में बाधित ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। जो विभाजित ऊतक होते हैं ना, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, वो छोटी छोटी सी होती है। कोशिकाएं छोटी और घनीभूत होती हैं। कोशिकाएं सघन साइटोप्लाज्म युक्त होती है। तो कोशिकाओं में क्या होता है, घना साइटोप्लाज्म होता है। कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। कोशिकाएं आपस में घनी होती है, इनके बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता, विभाजित ऊतक में नहीं पाया जाता। पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं ये, तो ये ऊतक लंबाई, मोटाई या बीज में वृद्धि में सहायक होते हैं। स्थान किसी विशेष स्थान पर ही पाया जाता है, जैसे कि जड़ की नोक पर, तने की नोक पर, पत्तियों के आधार पर और तने के किनारों पर, जैसे कि हमने अभी बात कर ली थी। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। देखिए, इसमें मैं आपके सारे ही नोट्स कवर करवा रही हूँ, सारे पॉइंट्स जितने भी टॉपिक्स अपने वो सभी आपके कवर होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करते हुए चलना है और लाइक करते हुए चलना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने बात कर ली थी किसकी, विभाजित ऊतक के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं स्थायी ऊतक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन होना बंद कर देती हैं। देखो, विभाजितों में तो क्या था, लगातार विभाजित हो रही थी, वो नई नई कोशिकाएं बन रही थी, पुरानी जा रही थी, नई नई बन रही थी, विभाजित हो रही थी। लेकिन ये परमानेंट होती है। जब कोशिकाओं का विभाजन बंद हो जाता है ना, और किसी विशेष कार्य करने के लिए वो विशेषीकृत हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी ऊतक कहा जाता है। देखो, नाम से पता चल रहा है कि हाँ, स्थायी ऊतक मतलब कि वो स्थायी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। जब कोशिकाएं, जब ऊतक क्या होती है, कोशिकाएं विभाजन होना बंद करते, वो विभाजित नहीं होती आगे, है ना, और किसी विशेष कार्य करने के लिए वो विशेषीकृत हो जाए कि उसको यही कार्य करना है, तो उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे अपन, स्थायी ऊतक कहेंगे। इनका आकार, आकृति, मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं होती हैं। उसमें नहीं थी, लेकिन इसमें होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो स्थायी ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था जटिल जो विभाजित ऊतक है वो तीन प्रकार के थे, शीर्षस्थ, है ना, अंतर्विष्ट और पार्श्वीय। लेकिन इसमें जो है वो दो प्रकार से है, एक तो सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो वे ऊतक जो एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं और समान कार्य करते हैं, जो एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं और समान कार्य करते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन, सरल स्थायी ऊतक उसे कहा जाएगा। सरल स्थायी ऊतकों के भी प्रकार होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी आप। ठीक है, हमने पहले विभाजित ऊतक के बारे में जाना, वो तीन प्रकार के थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पादप कोशिका की बात करी अपन ने। पादप कोशिका दो प्रकार की होती है, विभाजितक और स्थायी। विभाजितक में तीन प्रकार के हो रहे थे, है ना, हमने तीनों प्रकार जान लिए। हम पढ़े स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल स्थायी ऊतक और एक होता है अपना जटिल स्थायी ऊतक। फिर हम पढ़ ले सबसे पहले सरल स्थायी ऊतक के बारे में। तो ये पुनः फिर से दो प्रकार की होती है सरल स्थायी ऊतक। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सहायक ऊतक और एक होती है संरक्षी ऊतक। ठीक है, तो जो सहायक ऊतक होती है ये भी तीन प्रकार की होती है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आगे समझ में। और जो संरक्षी ऊतक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्क, स्ट्रोमेटा, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, एंजॉय करते हुए पढ़ते हुए चलना है आपको। ठीक है ना, इतना आगे समझ में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन, सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे सरल स्थायी सहायक ऊतक। सहायक ऊतक, जो सरल स्थायी ऊतक है वो दो प्रकार के हैं, सहायक ऊतक और संरक्षी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, सहायक ऊतक के बारे में। ठीक है, जो सहायता प्रदान करते हैं। तो तीन प्रकार के हो गए अपने, कौन कौन से हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, पैरेन्काइमा की। तो यहाँ ये पैरेन्काइमा की जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, किसकी है, ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो इसका है, ये इसका टीएस है। अगर अपन इसको सीधा ऐसे करके काटेंगे ना, सीधे में काटेंगे इसको, तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये इसका अनुदैर्ध्य काट है, खड़ी काट है इसकी। देखो, टीएस किसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं, किसी चीज को अपन आड़ा काटते हैं। ठीक है, और अनुदैर्ध्य काट किसको बोलते हैं, जिसको अपन कोई सीधा काटते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्या है, पैरेन्काइमा की कोशिका है जो आपको नजर आ रही है, जिसको हिंदी में कहा जाता है मृद ऊतक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं अपन, क्योंकि समझेंगे। चलो, तो कोशिका जीवित होती है, किसमें होती है, पैरेन्काइमा में होती है। ये पतली कोशिका भित्ति होती है, जो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं, जैसे कि आपको नजर आ रही है, यहाँ पर गोल है ना, यहाँ पर आपको ये नजर गोल गोल आ रही है, यहाँ पर तो गोल गोल नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ आपको केंद्रक नजर आ रहा होगा, ये केंद्रक है। यहाँ बीच में क्या पड़ा है, इसके कोशिका द्रव्य पड़ा हुआ है। यहाँ बीच में है इसके रसधानियां है, यहाँ पर ये अंतर कोशिकीय स्थान है, यहाँ पर बीच में। ठीक है, ये कोशिका भित्ति हो गई यहाँ पर। ये सारे जो पार्ट्स है ना, ये सारे क्या कोशिकांग होते हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया लास्ट वाले चैप्टर में।
तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लेना, उसमें ना पूरा मैंने कवर कर दिया है। चलो बात कर लेते हैं अपन इसके कार्य की कि क्या काम करता है। तो इसका काम होता है भोजन और जल का संग्रहण करना, इसका काम होता है। और कुछ प्रकार प्रकाश संश्लेषण में सहायक भी इसके होते हैं। तो इसके दो काम आते हैं, पूछ सकते हैं इसे क्या काम आते हैं, क्या कार्य करता है ये पौधे के अंदर। तो भोजन और जल का संग्रहण करता है और कुछ प्रकार के प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके टाइप्स की कि इसकी जो पैरेन्काइमा है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इसके वो टाइप्स ही, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको एंजॉय करते हुए अच्छे से चलना है। ठीक है, तो पहला इसका टाइप हो जाएगा साधारण पैरेन्काइमा। फिर अपना जो क्लोरेन्काइमा है ना, इसका काम क्या होता है। अच्छा, साधारण पैरेन्काइमा किस काम आता है, भंडारण के लिए, स्टोरेज करता है ये, ठीक है ना। और क्लोरेन्काइमा किस काम आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। फिर अपना थर्ड होता है एरेन्काइमा, जो जल पौधों में वायु के भंडारण में काम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, एरेन्काइमा इसको बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है, जल के पौधों में वायु के भंडारण में ये काम आता है। आगे समझ में इतना, ठीक है। तो ये था अपने पैरेन्काइमा के बारे में। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की। तो उसकी कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। कोशिका भित्तियां मोटी होती है, मुख्यतः कोनों पर से मोटी होती है। आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, किसकी पिक्चर है ये है अपनी किसकी, कॉलेनकाइमा की। इसको हम बोलते हैं स्थूलकोण ऊतक भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ बीच में क्या है, इसका रसधानियां है ये, जिसको हम वैक्यूल भी कहते हैं इसको अपन। ठीक है, यहाँ आपको जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है आपको, दो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे इसको, केंद्रक कहेंगे इसको अपन। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य हो गया जो ये पिंकिश वाला जो है ये। ठीक है, और ये जो है इसके बाहर की साइड तो कोशिका भित्ति में स्थूलन हो जाएगा ये। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य यहाँ पर भी वही मैंने आपको बताया था, ये तो टीएस है, ये वाला टीएस हो जाएगा अपना, और ये एलएस हो जाएगा अपना। ठीक है, वही टीएस तो अपन आडी काट हो जाती है ना, जिसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं, और एलएस होती है खड़ी काट, जिसको अपन एलएस कहते हैं। ठीक है, तो मोटाई में सेलुलोज और पैक्टिन से होती है। मोटाई क्यों होती है, किस वजह से होती है, सेलुलोज की वजह से और पैक्टिन की वजह से ये मोटी होती है। अंतरकोशिकीय स्थान नहीं के बराबर होता है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। देखो इसमें नहीं है ना, कहीं भी नजर आ रहा है आपको, दो ही इससे अटैच हो रही है, ये कोशिका इससे अटैच हो रही है, सारी अटैच हो रही है सारी। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, क्या काम करता है ये, तो पौधों को लचीलापन देता है ये, तने और पत्तियों को यांत्रिक समर्थन देता है ये, हवा में झूलने वाले पौधों को सहारा देता है। जो हवा में झूलते हैं ना, उन पौधों को सहारा कौन देता है, कॉलेनकाइमा देता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना इसको, और नोट कर लेना कि हवा में झूलने वाले पौधों को सहारा प्रदान कौन करता है, कॉलेनकाइमा करता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पत्तियों की डंठल और सूरजमुखी का तना जो होता है वो इसके ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो हमने पढ़ लिया दोनों के बारे में, अब थर्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये किसकी है, स्क्लेरेन्काइमा की है, की ही ये स्ट्रक्चर है। तो यही इसका ये टीएस हो गया इसका ये, ठीक है, और ये इसका एलएस हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है कि इसमें आपको रिक्त स्थान नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, रिक्त स्थान नजर नहीं आ रहे, नहीं है ना। तो सारी कोशिका कैसे अटैच हो रही है सारी। ठीक है, तो ये कोशिका मृत होती है। ठीक है, इस कोशिका भित्तियां मोटी और कठोर होती है और लिग्निन युक्त होती है, इसमें लिग्निन युक्त पदार्थ पाया जाता है। कोई अंतरकोशिकीय स्थान इसके अंदर नहीं होता है। कोशिकाएं लंबी और संकरी होती है, लंबी लंबी होती है और थोड़ी सी सक्रिय होती है, इस टाइप की देख रहे हो आप, है ना, लंबी लंबी सक्रिय सक्रिय सी होती है। इसका कार्य ये होता है, तो ये पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है और पौधों को ये यांत्रिक शक्ति भी देता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, नारियल का खोल, सन, जूट। ठीक है, जो नारियल का जो खोल होता है ना, वो इसका एग्जाम्पल होता है स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिग्निन की लिग्निन क्या होता है। तो यह कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। मैंने आपको बताया कि लिग्निन एक पदार्थ है जो क्या काम करेगा, ये सीमेंट की तरह जो होता है ना, टाइटनेस करता है। जो सीमेंट होता है वो क्या काम करता है, वो टाइटनेस लेकर आता है। वैसे ही दृढ़ बनाने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए काम आता है। ओके, चलिए अपन आगे चलते हैं। तो ये तीनों के बारे में हमने बात कर ली। तो तीन किसके बारे में होते हैं, सहायक ऊतक के बारे में, जिसमें हम तीनों के बारे में पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसको क्या बोलेंगे, संरक्षी ऊतक। हम सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, तो हम दूसरा कौन सा वाला अपना संरक्षी ऊतक। संरक्षी ऊतक में जो पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस किसको बोलते हैं, जिस तरह हमारी स्किन होती है ना, अपनी जो बॉडी होती है, अपनी बॉडी को कौन कवर करके रखती है, अपनी स्किन कवर करके रखती है। उसी तरह जो पौधे की बॉडी होती है उसको कौन कवर करके रखती है, उसकी भी स्किन होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। जो ग्रीन ग्रीन होती है ना, पौधा जो पूरा होता है, पूरा हरा हरा होता है। हरा हरा क्यों होता है, हरी उसकी स्किन होती है ना, ये पूरी हरी होती है। तो इसको इसी स्किन को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं ये। ठीक है, तो एपिडर्मिस पौधों की सबसे बाहरी परत होती है, जो पौधों को सभी भागों जैसे पत्तियां, तना, जड़ को ढकती है। आई समझ में।
तो एक परत वाली होती है जो एपिडर्मिस होती है, उसकी परत कैसी होती है? एक ही होती है। यह एकल कोशिका की परत होती है जो पौधों के भागों को ढकती है। कोशिकाएं बिना रिक्त स्थान से जुड़ी होती है, इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। आपको क्या नजर आ रहे हैं? रिक्त स्थान नहीं है ना, देखो सारी एक दूसरे अटैच्ड है, सारी एक दूसरे से। तो जिसमें यह सुरक्षा परत का कार्य करती है। कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष कोशिकाओं में जैसे रंध्रों के चारों ओर की रक्षक कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट होता है। हर जगह क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन जो रक्षक कोशिकाएं होती है ना, जो रंध्रों के आसपास की जो रक्षक कोशिकाएं होती है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके। काइटिन नामक मोम जैसी परत इससे ढकी होती है। काइटिन नहीं, कैटिन नहीं, काइटिन है ये, ठीक है। जल संरक्षण में मदद करती है और वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। कौन करता है ये? काइटिन नामक की जो मोम संरचना होती है वो। फिर हम बात करेंगे इसके कार्य की, किसके क्या क्या फंक्शन से क्या काम करता है ये। तो ये पौधों को सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है पौधों को, जल की हानि को रोकता है, कम करता है जल की हानि को। कुछ पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना रंध्रों के माध्यम से ही होता है, वाला काम भी इसका। और जड़ों में पानी और खनिजों का अवशोषण भी करना कौन करता है? यही एपिडर्मिस करता है। इसकी विशेष संरचना जो होती है रंध्र, हम बात कर लेंगे रंध्र की। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मुख्यतः पत्तियों में एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। रंध्र में ये देखो आप, छोटी छोटी ये पत्तियां होती है, इसमें छोटे छिद्र होते हैं, उसको छिद्र को क्या कहते हैं? अपन रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र क्या काम करते हैं? यही रंध्र वाष्पोत्सर्जन का और प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं पौधे के अंदर। आगे समझ में। तो यह गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। इनके चारों ओर रक्षक कोशिकाएं होती है जो इन्हें खोलती और बंद करती हैं। जैसे गेट खुलता है बंद होता है ना, कोई आता है तो हम गेट खोलते हैं, कोई चल जाता है तो हम गेट को बंद कर देते हैं। इसी तरह जब पौधे के अंदर या पत्तियों के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है, तो जो रक्षक कोशिकाएं होती है रंध्र के आसपास, वो क्या होती है? खुलती है और बंद होती जाती है। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जड़ रोम के बारे में, जिसको बोलते हैं रूट हेयर। तो जड़ों की एपिडर्मिस से निकले बाल जैसे विस्तार होते हैं। ये मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। कौन करते हैं? ये रूट हेयर यानी कि जड़ रोम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एपिडर्मिस किसे कहते हैं, कैसा काम होता है, कैसी विशेषताएं होती है ना, इसकी संरचना जो होती है विशेष। तो ये अपना ग्रीन ग्रीन से जो पार्ट होता है पौधे के अंदर, वो पूरी स्किन होती है वो क्या कहलाएगी? अपनी एपिडर्मिस कहलाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब बात करते हैं किसकी? कॉर्क के बारे में। तो ये जो कॉर्क है ना, CO है, ये मिस्टेक हो गया, COR के है ना, कॉर्क के नहीं है यहाँ पर, कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क एक प्रकार का मृत सुरक्षित ऊतक होता है, ठीक है, मृत होता है ये, जिसे फ्लोडर्म या फैलोडर्म भी से या फालिक फैलम भी इसे कहा जाता है। तो फैलोडर्म या फालिक फैलम इसको कहा जाता है। किसको? ये सुरक्षित ऊतक होता है, मृत होता है ये। यह ऊतक के तने और यह ऊतक पौधों के तने और जड़ों की बाहरी परत में पाया जाता है। जब पौधा परिपक्व हो जाता है, जब पूरा पौधा बनकर तैयार हो जाता है ना, पूरा परिपक्व हो जाता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले है ना, तो उसकी बाहरी परत होती है, तो वहां पर ही पाया जाता है, ठीक है। जैसे तने है, जड़ है, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है। तो ये क्या है? ये कॉर्क है। ये हमने पढ़ा था ना, कॉर्क की छाल देखा था अपन ने, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने बात करी थी उसमें कोशिकाओं की बात करी थी, तो कॉर्क की छाल में बात करी थी ना, तो वही जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है वो मृत जो होती है ना, ये आपको ये कॉर्क ही है ये, तो इसी को हम बोलते हैं कॉर्क कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये ऊतक पौधों के तने और जड़ों की बाहरी परत में पाया जाता है और पौधा परिपक्व होता है। इसकी विशेषताएं अपन देख लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है। तो ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका भित्ति पर सुबेरिन नामक मोम जैसा पदार्थ जमा होता है जो जल और गैसों के प्रवेश को रोकता है। यह बाहरी वातावरण से पौधे की रक्षा करता है। इसमें कोशिकाओं के बीच अधिक स्थान नहीं होते हैं इसके अंदर। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अपन किसकी? इसके कार्यों के बारे में। तो पौधों की बाहरी रक्षा करता है, जैसे बाहरी चोट, कीट, फंगस आदि से रक्षा करता है ये। ओके, जल की हानि को रोकता है, तो सुबेरिन की परत जल के वाष्पीकरण को रोकती है। तापमान परिवर्तन से रक्षा करता है, यह इंसुलेटर की तरह काम करता है। गैसों का अवरोधन करता है, मतलब हवा और ऑक्सीजन का अनावश्यक आदान प्रदान नहीं होने देता, ठीक है। अति, जैसे किसी चीज की अति भी हानिकारक होती है और कम भी हानिकारक होती है, तो जो अति ज्यादा हो जाता है आदान प्रदान हवा का और ऑक्सीजन का, तो उसको ये रोकता है, लिमिटेड मात्रा में चाहिए होता है। ओके, तो ये काम कौन करेगा? ये कॉर्क ही करेगा। संरक्षण ऊतक का कार्य करता है, पौधे के पुराने भागों को सुरक्षित रखता है ये। और लकड़ी और बोतलों में उपयोग इसका, तो इंसान द्वारा कॉर्क का उपयोग बंद बोतलों के ढक्कन, इंसुलेशन सामग्री आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आपने किसके बारे में? कॉर्क के बारे में, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो कॉर्क की जो कोशिकाएं होती है, कॉर्क के अंदर कोशिकाओं का स्टडी की थी,
किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो वही कॉर्क को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ओके, चलिए बात करते हैं अपन आगे। यहाँ फिर से वही रंध्र आ गया है। तो रंध्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। रंध्र क्या होती है? पत्तियों पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं? अपनी गैसों का आदान प्रदान मतलब वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण का काम ये करते हैं। तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं? तो पौधे अपनी पत्तियों से पानी की वाष्प को बाहर निकालते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के शरीर में पानी के परिवहन और डंठक बनाए रहने के लिए, ठंडक बनाए रहने के लिए करती है। ओके, तो रंध्र के बारे में था। चलो आगे चलते हैं अपन। तो अब हम बात करने वाले हैं जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। हमने पूरा पढ़ लिया है कि सरल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। हम जानेंगे किसके बारे में? जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। तो जटिल स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आया समझ में? जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। भाई देखो, जो स्थायी ऊतक थे ना, वो दो प्रकार के थे अपने, सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? सरल स्थायी ऊतक के बारे में। तो जो सरल स्थायी ऊतक था वो सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से। लेकिन जो जटिल स्थायी ऊतक है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और मिलकर एक विशेष कार्य को ये करते हैं। आगे समझ में? ये कोशिकाएं आकार, बनावट और कार्य में भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आकार में अलग होती है, बनावट में अलग होती है और कार्य में भी अलग अलग होती है, लेकिन मिलकर पौधों के में पदार्थों के संचरण का कार्य ये करती है, ट्रांसपोर्ट का कार्य ये करती है, ठीक है। तो जो जटिल स्थायी ऊतक की भी दो प्रकार के हो गए अपने, कौन कौन सी? एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? जाइलम ऊतक के बारे में। जाइलम किससे बोलते हैं? देखो, जाइलम क्या काम करेगा? जल और खनिजों का परिवहन करता है। जैसे जाइलम जैसे जल, तो इसको आप ध्यान रखना। जाइलम क्या करता है? जल के परिवहन में काम आता है, खनिज के परिवहन में काम आता है। तो जो जाइलम होता है ये एक ही दिशी होता है। देखो, ये एक ही दिशा में चलता है। भाई हमने जड़ में पानी डाला है ना, हमने यहाँ पानी डाला, यहाँ पर जो पानी पूरा जड़ में जाएगा। अब जड़ से पानी पूरा कहाँ पर जाएगा? नीचे से ऊपर की साइड जाएगा, ये है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि एक दिशीय प्रक्रम होता है ये, ठीक है। आगे समझ में? कि जड़ से पानी खींचा, ऑब्जर्व किया, है ना, तने ने, तो ये पानी कहाँ गया? इसके विभिन्न भागों में ये चला गया। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिजों का परिवहन करता है। इसका कार्य क्या होता है? यह मूल से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। यह एक दिशी परिवहन करता है, यानी कि नीचे से ऊपर करता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की साइड जाता है ये। और एक ही दिशा में क्यों करता है? क्योंकि पानी तो नीचे होता है, तो ऊपर से थोड़ा पानी बनेगा, नीचे से बनता, नीचे से मिलता है पानी, तो पानी है। और जो खनिज सब कहाँ मिलते हैं? जड़ से मिलते हैं। तो जड़ से वो विभिन्न भागों में एक ही बार में नीचे से ऊपर की साइड ये जाता है। आगे समझ में? जाइलम भी फिर से चार प्रकार की होती है। जाइलम कौन कौन सी? ट्रैकिड्स, ठीक है। तो लंबी नुकीली मृत कोशिकाएं होती है, जल परिवहन में सहायक करती हैं। वेसल्स, नलिकाकार मृत कोशिकाएं जल का तेजी से परिवहन करती हैं ये। फिर है अपना जाइलम पैरेन्काइमा, तो जीवित कोशिकाएं भोजन व जल का संचय करती हैं ये। फिर आता है अपना जाइलम फाइबर्स, ये मृत रेशेदार मृत रेशेदार कोशिकाएं होती है जो कि क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। आगे समझ में? कौन कौन से होते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकिड्स तो क्या करेगा? लंबी होती है, नुकीली होती है, मृत कोशिकाएं होती है, क्या काम करेंगी? जल के परिवहन में सहायता करती है। कौन करती है? ट्रैकिड्स करती है। वेसल्स के काम करेंगी? जल का तेजी से परिवहन करेंगी। जल का परिवहन की सहायता कौन करता है? ट्रैकिड्स करता है। और तेजी से परिवहन कौन करेगा? वेसल्स करेगा। फिर जाइलम पैरेन्काइमा क्या काम करेगी? भोजन व जल का संचय करती है ये, ठीक है, जीवित कोशिकाओं में होती है। और जाइलम फाइबर से काम करेगा? मृत रेशेदार जो कोशिकाएं होती है उसको क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है? जल एवं खनिज का मूल से तनों और पत्तियों तक परिवहन। मूल किसको बोलते हैं? जड़ को कहा जाता है, ठीक है। तो मूल से तनों और पत्तियों तक परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इतना आगे समझ में? किसे कहते हैं जाइलम अपन? और जाइलम के जो पार्ट्स हो गए ना सारे। चलिए अपन आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरा समझा दिया है। जो ट्रैकिड्स है देखो नजर आ रहे हैं आपको, चांदनी कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, है ना, फ्लोएम तंतु जो फ्लोएम फाइबर्स है ना, ये अपना ये वाला फाइबर्स हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा फाइबर्स, ठीक है। अब फिर अपना क्या? जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये अपनी हो जाएगी जाइलम पैरेन्काइमा ये वाली, ठीक है। इसकी काट हुई किसकी? फ्लोएम की काट है। आगे समझ में? इसके चारों पार्ट्स अपने देख लिए। यहाँ पर मैंने आपको सारे काम बता दी कि किस पार्ट्स का, किस भाग का क्या काम होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब हम जानेंगे किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। हमने पढ़ा किसके बारे में? जाइलम के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन का संचार करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो कहाँ होती है? पत्तियों में होती है ना। तो पत्तियों के माध्यम से जो खाना होता है बनता है पत्तियों में, वो पूरे पौधों के विभिन्न भागों तक जाएगा। तो किसके द्वारा जाता है? वो जाता है फ्लोएम के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो जाइलम काम तो क्या था? जाइलम का
जल का और खनिज का परिवहन करने का काम था जाइलम का। और फ्लोएम का क्या काम है? अपना भोजन का संचार करना होता है, या भोजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, तो कार्य क्या है? अब देखो जो है ना फ्लोएम, इसका दो, ये द्विदिशीय होता है, ये ऊपर भी जाता है, इसका काम है ना, ऊपर भी जाता है ये और नीचे भी आता है। ठीक है, ये खाने को ऊपर भी लेके जाता है ये, और ये खाने को नीचे भी लेकर आता है। और इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इसका काम क्या होता है? पौधे में, पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। पत्तियों में जो भोजन बन रहा है वो अन्य भागों तक कौन पहुंचाने का काम करेगा? फ्लोएम ही करेगा। यह द्विदिशीय होता है, संचरण होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों दिशा में होता है ये। ओके, फिर इसकी ये भी 4 प्रकार की होती है। इसकी भी जो सीव ट्यूब होती है, सहायक कोशिकाएं होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इसको भी अपन डायग्राम्स में आपको समझाऊंगी इसको। ठीक है, तो पहले अपन इस कार्य को देख लेते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती है वो क्या काम करती है? लंबी नलिकाएं होती है और भोजन में संचरण के में सहायक होती है। देखो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ होती है सीव ट्यूब्स। ये देखो, ये पूरा है यहाँ पर। तो ये आपकी जो नजर आ रही है ये सीव ट्यूब्स होती है। ये क्या काम करती है ये? तो ये क्या काम करेंगे? अपनी भोजन के संचरण में सहायता प्रदान करती है। फिर सहायक कोशिका, इसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स भी इसको कहा जाता है। तो ये सीव ट्यूब्स के साथ जुड़ी होती है और सहायता करती है ये। ठीक है, फिर आता है अपना फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो जीवित कोशिकाएं भोजन का भंडारण करती हैं ये। और फ्लोएम फाइबर्स, व्रत रेशेदार कोशिकाएं सहारा प्रदान करती हैं। आगे समझ में? तो मैं आपको सही पार्ट अभी समझा दूंगी। हम देखते हैं कि इसका मुख्य जो कार्य होता है वही सेम भोजन को पत्तियों या अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इसका मुख्य काम होता है। तो ये काम करेगा कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। तो कार्य, तो जो जाइलम में काम क्या होता है? जाइलम का तो जल और खनिजों का परिवहन का काम होता है, जबकि फ्लोएम का क्या काम होता है? भोजन का परिवहन करना होता है। दिशा मैंने आपको बताई थी, जाइलम की तो एक ही दिशा होती है, यानी कि नीचे से ऊपर होती है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो द्विदिशीय होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है। आगे समझ में? कोशिका के प्रकार, तो अधिकांश कोशिकाएं इसकी मृत होती है जाइलम की, और इसकी जो फ्लोएम होती है ना, इसकी अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। संरचनात्मक भाग में आपको समझा दिए थे इसके, ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स इसके टाइप्स होते हैं, भाग होते हैं इसके। ठीक है, और फ्लोएम के कौन कौन से होते हैं? सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स भी इसके भाग होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसकी मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, ये अपना। ठीक है, तो ये ट्रैकेट्स जो बताया था मैंने आपको अभी, ये वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पर इसकी कोशिका द्रव्य हो गई, इसके चित्र हो गए यहाँ पर, ये चित्र यहाँ पर, इसका केंद्रक बना हुआ है यहाँ पर। और अगर हम वैसे, ये तो क्या है अलग अलग पार्ट्स थे, और अगर हम एक में ही देखें तो यहाँ आपको चालनी प्लेट नजर आएगी। यहाँ पर ये चालनी नलिका होती है यहाँ पर, और इसी के पास क्या होती है? इसके पास में ये फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और यहाँ पर ये स्थायी कोशिका होती है इसके आसपास, केंद्र के आसपास जो कोशिकाएं होती है। आगे समझ में? चलो अपन आगे समझते हैं आप किसके बारे में? पशु ऊतक के बारे में। यहाँ तक तो अपना किसके बारे में पढ़ लिया था अपन ने? पादप ऊतक के बारे में पूरा पढ़ लिया अपन ने। पादप ऊतक कैसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारे पार्ट्स को हमने जान लिया। पादप ऊतक के जितने पार्ट्स होते हैं। अब हम बात किसी करेंगे? पशु ऊतक की बात करेंगे। ओके, तो पशु ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पशुओं या मानव सहित सभी जंतुओं या प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। पशु में हम भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं ना, उसमें अपन भी, मनुष्य भी इंक्लूड उसके अंदर हो जाते हैं। तो पशु ऊतक कौन से होते हैं? जिसमें मानव सहित सभी प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अपने पशु ऊतक कहलाते हैं। ये ऊतक कोशिकाओं के एक समूह से मिलकर बने होते हैं जो एक विशेष कार्य करते हैं। फिर पशु ऊतक के प्रकार, तो वही ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियम ऊतक की हम बात करेंगे। एपिथेलियम किसको कहते हैं? वही सेम जिससे कि एपिडर्मिस से पूरी स्किन ढकी हुई थी, पूरी स्किन कहलाती थी उसकी। पादप की जो पूरी स्किन थी, ग्रीन ग्रीन हरी हरी जो स्किन थी उसकी, उसको एपिडर्मिस कह रहे थे। वैसे ही जो अपनी पूरी स्किन होती है सब ढके होते हैं, उसको बोलते हैं अपन एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। तो शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह पर होता है जो एपिथेलियम ऊतक होता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, इसका काम क्या होता है? तो आवरण करना, सुरक्षा देना, श्रवण और अवशोषण, तो अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी क्या विशेषता होती है? तो ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इतना आगे समझ में कि हम पशु ऊतक की बात कर रहे हैं। पशु ऊतक में जितने भी सारे पशु होते हैं और जो जितने भी जंतु होते हैं, जीव जंतु जो प्राणी होते हैं ना, वो सभी प्राणियों को इवन ह्यूमन को भी अपने इसमें इंक्लूड कर लिया है। आ गया? तो सभी जो शरीर होता है, सबकी संरचनाएं किसकी बनी होती है? पशु ऊतक उसमें सब पाए जाते हैं। और वैसे ही 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो हम किसके बारे में बात करें? पहले अपन एपिथेलियम की बात करें, जिसका काम क्या होता है? शरीर को बाहरी एवं आंतरिक स्थान पर होता है ये। उसका आवरण, इसका जो काम होता है, क्या काम होता है? सुरक्षा प्रदान करना। और ये कैसी होती है?
ये एक दूसरे से जुड़ी होती है और इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है। ओके, चलिए तो पहले हम बात करेंगे एपिथेलियम ऊतक के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी होती है? साधारण शल की एपिथेलियम। अब देखो जो साधारण शल की एपिथेलियम इसकी एक ही सिंगल लेयर होती है, आपको नजर आ रही है ना, पतली सी सिंगल लेयर होती है ये। ओके, तो एक परत से बनी होती है जिसमें पतली और चपटी यानी कि शल्की के आकार की कोशिकाएं होती है। यह ऊतक शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है। बाहरी और आंतरिक सतह को कौन ढकेगा? ये साधारण शल की एपिथेलियम ढकेगा। इसका काम क्या होता है? तो अवशोषण करना, श्रवण करना और संरक्षण करना। तो ये अवशोषण कैसे करेगा? जैसे आत्म में भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, अपने आत्म में जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं ना उनका अवशोषण कौन करेगा? यही शल की एपिथेलियम, साधारण शल की एपिथेलियम करेगा। सेक्रेशन इसका जो होता है वो एंजाइम, म्यूकस आदि का श्रवण करता है ये, है ना, आदि इनको पचाता है ये। और संरक्षण किसका करता है? ये अंगों की आंतरिक परत को ये ढकता है। कौन ढकेगा? साधारण शल की एपिथेलियम ढकेगा। फिर हम बात करते हैं किसकी? घनाकार एपिथेलियम की। घनाकार क्यों है ये? क्योंकि देखो घन के आकार का ये बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा से इससे ये मोटा है ये। ओके, तो एक ऐसा एपिथेलियम ऊतक है जिसमें कोशिकाएं घन के आकार की होती है। ये कोशिकाएं एक ही परत में व्यवस्थित होती हैं। ये वृक्क सतह और वृक्क की नली ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है। ये वृक्क की नली है ये ना, वृक्क की नली के अस्तर का निर्माण करती है। तो ये आपसे पूछ भी सकता है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लिख भी सकते हो इसको कि वृक्क की सतह, वृक्क की नली व ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है ग्रंथियों में रस या हार्मोन का श्रवण करना। ठीक है, और जैसे वृक्क में जल व अन्य तत्वों को पुनः अवशोषण करना। और सहारा किसको देना? ये कोशिकाओं की मोटाई के कारण हल्का संरचनात्मक समर्थन भी देता है। ठीक है, सहारा प्रदान ये करता है। इतना आगे समझ में? चलिए अपन आगे चलते हैं। फिर थर्ड हम बात करेंगे किसकी? स्तंभाकार एपिथेलियम के बारे में। तो ये कोशिकाएं लंबी, पतली और स्तंभ जैसी होती है। भाई स्तंभाकार क्यों बोले? कि लंबी पतली जैसे स्तंभ होते हैं ना, बड़े लंबे लंबे स्तंभ से होते हैं, तो उस टाइप से लंबी लंबी टाइप में ये होती है। नाभिक आधार की ओर स्थित होता है। इसका नाभिक देख रहे हो आप? कहाँ? ये आधार, इसको होते हैं बेस, ये आधार है। क्या बीच में नजर आ रहा है नाभिक? नहीं आ रहा ना, कहाँ नजर आ रहा है? बेस में, या बीच में इसको नजर आ रहा है, यहाँ इस साइड है ना, आधार में। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यह ऊतक अवशोषण और श्रवण दोनों के कार्य करती है। ओके, तो इसका काम क्या होता है? वही एब्जॉर्प्शन, सीन अवशोषण किसका अवशोषण करती है? जैसे आंत में भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगी, एंजाइम, म्यूकस आदि का श्रवण करती है ये, और अंगों की परत को ढकती है ये। ओके, वही सेम स्तंभाकार का भी काम सेम ही है। फिर हम बात करेंगे पक्षमाभी एपिथेलियम का। तो यह एक ऐसा ऊतक है जिसकी कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सूक्ष्म रोम जैसे बाल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। देखते हो आप? ये देख रहे हो, यहाँ नजर आ रही है आपको ये सूक्ष्म बाल नजर आ रहे हैं, इसको है ना, इसको हम कहेंगे सीलिया। इसको हिंदी में कहते हैं अपन पक्षमाभी, इसको कहते हैं पक्षमाभ। ओके, तो ये सीलिया लहरों जैसी गति करती हैं और तरल या कणों को एक दिशा में स्थानांतरित करती हैं। इसका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, धूल, कीटाणुओं और अवांछित कणों को बाहर निकालती है ये। ठीक है, श्रवण करती है, पदार्थ को आगे बढ़ाना, जैसे म्यूकस या अंडाणु को आगे बढ़ाने का काम करती है ये। और तरल का परिवहन एक दिशा में गति द्वारा ये करती है। जैसे अपना जो ब्लड होता है ना, वो एक परिवहन होता है, ब्लड का परिवहन होता है अपना बॉडी के अंदर, खून बहता है ना, रक्त बहता है, तो उसका भी कौन हेल्प करता है? यही सेम पक्ष में भी एपिथेलियम कोशिकाएं इसमें काम करेंगी। ओके, तो अब हम बात करेंगे संयोजी ऊतक की। हमने पहला क्या पढ़ा था? एपिडर्मिस ऊतक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। तो वे पशु ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ते हैं, है ना, अपनी जो बॉडी है ना, उसमें जो विभिन्न अंग अपने जुड़े हुए हैं बॉडी में अपने, तो उसका काम कौन करता है? संयोजी ऊतक ही करता है, और सहारा देते हैं और संरचनाएं बनाए रखते हैं। इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से दूर होती है और उनके बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। फिर हम बात करेंगे संयोजी ऊतक के प्रकारों के बारे में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला पढ़ेंगे अपन तरल संयोजी ऊतक। इसमें अपन आ जाता है ब्लड आ जाता है अपना, और इसमें अपना लसिका आ जाता है। तो ब्लड के काम करेगा वही। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा, तरल भाग और कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। तो अपना जो रक्त होता है ना, उसमें कौन कौन से रक्त जो घटक होते हैं, रक्त किस किस से मिलकर बना होता है? रेड ब्लड सेल्स से, व्हाइट ब्लड सेल्स से, प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं रक्त का थक्का जो बनने में सहायक होता है ये, है ना, और प्लाज्मा। ठीक है, इससे अपना बना होता है। कार्य क्या होता है इसका? तो ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रक्त का थक्का बनाता है। कौन काम करेगा? ये तरल संयोजी ऊतक में, है ना, ब्लड काम करेगा। और स्थान कहाँ होता है? ये रक्त वाहिकाओं में ये पाया जाता है। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लसिका, जिसको बोलते हैं लिम्फ। तो यह रंगहीन तरल है जो कोशिकाओं के बीच से होकर गुजरता है।
यह ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और प्रतिरक्षा में मदद करता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हटाने में कौन मदद करता है? लसिका ही मदद करता है, और जो प्रतिरक्षा में भी काम ये करता है। ओके, फिर संयोजी ऊतक का दूसरा प्रकार हो जाएगा अपना स्थिर संयोजी ऊतक। इसमें क्या आएगा? वसा ऊतक, जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है ना, वसा ऊतक जो होता है। तो ये ऊर्जा के रूप में वसा संग्रह करता है, शरीर को गर्मी और झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका स्थान कहाँ होता है? त्वचा के नीचे, आंतों के आसपास इसका स्थान होता है। जो वसा ऊतक होता है कहाँ होता है? अपनी जो त्वचा होती है ना, स्किन होती है, इसके नीचे और आंतों के आसपास इसका स्थान होता है। फिर हम बात करेंगे स्नायु, जिसको हम बोलते हैं टेंडन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि टेंडन ऊतक कहाँ होते हैं, क्या काम आता है? तो टेंडन ऊतक क्या काम करेगा? यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। देख रहे हो आप, यही मांसपेशियां हैं ये, और ये हड्डी है यहाँ पर। तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन ऊतक करते हैं ये। तो टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन बनकर आते हैं कि टेंडन ऊतक किसे कहते हैं। तो ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। यह मजबूत लेकिन कम लचीला होता है। मजबूत तो होता ही है, लेकिन फ्लेक्सिबल बहुत कम होती है फ्लेक्सिबिलिटी इसकी। आगे समझ में? तो टेंडन था ये। फिर नेक्स्ट अपना स्नायु बंध, जिसको हम बोलते हैं लीगामेंट। तो ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है ना। अपने जो नीज होते हैं ना, नीज को जोड़ता है अपने घुटनों को। ठीक है, तो ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लीगामेंट करता है। ओके, ये मजबूत और लचीला होता है। मजबूत भी होता है, ये फ्लेक्सिबल भी होता है। अपना जो घुटना होता है कैसे वो हर चारों तरफ मूव कर लेता है, अपनी जो कोहनी होती है वो चारों तरफ मूव कर लेती है। ठीक है, तो ये लचीला भी होता है, ये मजबूत भी होता है। फिर हम बात करेंगे एरिओलर ऊतक की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस काफी बार बनकर आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों व अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, जो अपनी स्किन होती है और जो अपनी क्या बोलते हैं मांसपेशियां होती है, उनके बीच में ही पाया जाता है। रक्त नलिकाओं के चारों ओर ही पाया जाता है। नसों व अस्थि मज्जा के पास ही, अस्थि मज्जा में ही पाया जाता है। ओके, आगे समझ में? और क्या काम होता है ये? तो ये अंगों के भीतर खाली जगहों को भरता है। अपनी जो अंग होते हैं ना, उसमें ये खाली जगहों को भरता है ये। ठीक है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करने में भी सहायक होता है। कौन होता है? एरिओलर ऊतक। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। टेंडन से बन सकता है, लिगामेंट से बन सकता है, और यह एरिओलर से बन सकता है। तो मैं आपको सारे समझा दिए हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे पेशी ऊतक के बारे में। तो अपने पढ़ लिया था संयोजी ऊतक, जो अपने जान लिया, हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में, जो मस्कुलर टिश्यूज होता है। तो ऐसे पशु ऊतक होते हैं जो शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो बॉडी जो मूवमेंट करती है अपनी, वो किसकी वजह से करती है? अपने मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही करती है। जो पेशी ऊतक होते हैं उसकी वजह से ही करती है। ये ऊतक संकुचन और विश्राम के माध्यम से कार्य करते हैं, यानी कि संकुचित मतलब कि सिकुड़ते हैं और ये फैलते हैं, इसके रिलैक्सेशन काम ये करते हैं। ओके, तो पेशी ऊतक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? रेखित, अरेखित और कार्डियक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखित पेशी की। इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं, या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ जाए कंकाल पेशी किसे कहते हैं, तो वही रेखित को ही कहा जाता है। इसके तीन नाम है, एक तो रेखित नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, एक इसे कंकाल नाम हो जाएगा, और इसका ऐच्छिक नाम हो जाएगा। आगे समझ में? तो इसकी क्या विशेषता होती है? तो ये कोशिका लंबी, बेलनाकार, बहुकेंद्रीय होती है। लंबी होती है, नजर आ रही है आपको लंबी सी कोशिकाएं ये, है ना। बेलनाकार होती है, देखो इससे गोल गोल है बेलन जैसी। और बहुकेंद्रीय मतलब कि काफी सारे इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर एक केंद्रक ये रहा, एक केंद्रक ये रहा, एक केंद्रक ये रहा, एक केंद्रक ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुकेंद्रक भी बोलते हैं इसे। इनमें स्पर्श धारियां होती है, जो कि नजर आ रही है, कोई स्पर्श धारियां नजर आ रही है अपने को यहाँ पर, इसलिए इन्हें रेखित कहा जाता है। रेखित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्पष्ट धारियां होती हैं। ओके, ये हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है ये। ठीक है, जैसे सांस वगैरह होती है, सांस होती है, तो ये अपनी क्या होता है? अपनी इच्छा से नियंत्रित होती है। अपन सोचते हैं, अपन अपनी जो आंखें होती है उसको झपकाते, पलक झपकाते, ब्लिंक करते हैं आंखों को, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अपन रोक भी सकते हैं सांस को। ठीक है, और जो अपनी जो ये क्या बोलते हैं, अपनी आंखें होती है, ब्लिंक होने से भी इसको अपन रोक सकते हैं, या तो बंद करके रख सकते हैं, या फिर अपन खुली रख सकते हैं अपन। ठीक है, ये जल्दी थक जाती है, जैसे हाथ, पैर, जीभ, गर्दन आदि। ओके, फिर हम इससे कार्य की बात करेंगे। तो कार्य क्या होता है इसका? शरीर की गति को नियंत्रित करता है, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, ये सब काम कौन करता है? ये सब पेशियों कोशिका की काम है। ये कैसे होती है? इच्छा के अनुसार काम करती है। हम चाहेंगे तो आंखों को बंद कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो अपने जो गर्दन होती है उसको घुमा सकते हैं, हम चाहेंगे तो हम बोलेंगे, हम चाहेंगे तो हम चलेंगे। ओके, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? ये इच्छा पर काम करती है। ओके, फिर हम बात करेंगे अरेखित पेशी के बारे में। तो इसे मृदु पेशी भी कहा जाता है, या अनैच्छिक पेशी भी इसे कहा जाता है।
इसकी क्या विशेषता होती है, देखो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये है ना, ये इस टाइप से होती है, देखो आप देख लो ना, ऐसे इस टाइप की होती है। तो ये कोशिकाएं धुरी के आकार की होती है, धुरी मतलब कि स्पिंडल जैसी होती है। ये एक नाभिक वाली होती है, तो सब में इस वाली कोशिका में एक नाभिक है, फिर इस वाली कोशिका में सिर्फ एक ही है ना। तो ये कैसी होती है, ये शंकु आकार जैसी होती है। ओके, इसमें कोई धारियां नहीं होती, इसलिए अरेखित कहलाती है। इसमें कोई धारी नहीं होती है। ये इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, स्वतः कार्य करती है और धीरे काम करती है, लेकिन थकती नहीं है। ये हमेशा काम करती रहती हैं, थकती नहीं है, और ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। ओके, जैसे आंत, पेट, मूत्राशय, रक्त वाहिका, श्वास नली, हम सांस लेते हैं, है ना, रक्त वाहिका जो होती है, ठीक है। तो ये हमेशा परमानेंट काम करती रहती है, थकती भी नहीं है। जो हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट चलती रहती है हमेशा वो। ओके, कार्य क्या होता है इसका, तो आंतों में भोजन को आगे बढ़ाना होता है इसका, और रक्त का संचार आदि इसका काम होता है। आगे समझ में अरेखित पेशी का, तो अगर आप अरेखित पेशी को जो या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रेखित, अरेखित, ये जो कार्डिक जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप इनको इसी तरह से लिखकर आओगे कि इनकी क्या किसे कहते हैं, डेफिनेशन, इनकी विशेषताएं, उनके कार्य, अगर इस तरह से, और स्थान अगर हम इसी तरह से लिखेंगे, और प्लस हम जो लेबल डायग्राम होता है वो भी अगर हम बना देंगे, तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और नंबर अच्छे गेन हम कर पाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट अपना है हृदय पेशी, या हम बोलते हैं इसको कार्डियक पेशी भी इसको कहा जाता है। तो यह केवल हृदय की मांसपेशी में पाया जाता है, जो अपना हृदय होता है ना, अपना जो हार्ट होता है वहीं पाया जाता है। इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये कोशिका शाखा युक्त होती है। देखो कितनी शाखा बनी हुई, एक ये रही, इसी शाखा, फिर एक ये रही, फिर इससे शाखा बनी हुई, एक ये रही, फिर इससे शाखा बनी हुई, एक ये रही। ओके, इनमें धारियां होती है, लेकिन ये अनैच्छिक होती है। हार्ट बीट को क्या अपन रोक सकते हैं, हार्ट बीट अगर रोकेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम स्वर्ग में विराजमान हो जाएंगे। ओके, तो इनमें धारियां होती है, लेकिन ये अनैच्छिक होती है। ये लगातार कार्य करती है और कभी थकती भी नहीं है, ये हमेशा कार्य करती रहती है, कभी थकती भी नहीं है। ये हृदय की गति, धड़कन को नियंत्रित करती है। स्थान कहाँ है इसका, केवल हृदय की दीवारों में इसका स्थान होता है। क्या काम होता है इसका, तो हृदय के संकुचन द्वारा रक्त पंप करना, इसके पूरे शरीर में जो रक्त को पंप करता है पूरे शरीर में, यही इसका काम होता है। ओके, आगे समझ में। तो यहाँ तक अपना पेशी ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया, पूरा कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तंत्रिका ऊतक के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, तो तंत्रिका ऊतक यह ऊतक है जो शरीर की सूचनाओं का संचार करता है। ये कहाँ पाया जाता है, अपने जो ब्रेन है ना, अपना दिमाग है, यहाँ पाया जाता है। और ये क्या काम करेगा, मतलब कि मस्तिष्क में पाया जाता है। तो ये जितना भी अपन, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, है ना, कान में आपकी आवाज जा रही है, आवाज से अब संकेत जा रहे हैं, तो संकेत कौन पहुंचाने का काम कर रहा है, ये तंत्रिका ऊतक ही संकेतों को पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, यही आपकी मस्तिष्क तक पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है, ये तंत्रिका ऊतक पहुंचा रहा है। ओके, तो ये उत्तेजना को ग्रहण करके उन्हें मस्तिष्क या अन्य भागों तक भेजता है और प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। अगर मान लो अगर आप जल गए, आपके सुई चुभ गई हाथ में, तो जो संदेश ये कौन पहुंचाएगा, ये तंत्रिका ऊतक पहुंचेगा मस्तिष्क के पास। तो मस्तिष्क क्या बोलेगा कि भाई जल्दी से हटा लो। तो आप क्या करेंगे, प्रतिक्रिया, तुरंत प्रतिक्रिया दो, तो आप जल्दी से अपने हाथ को आप हटा लोगे वहां से, है ना। जल जाओगे तो हटा लोगे, या सुई चुभ जाएगी तो हटा लोगे हाथ को, है ना। तो इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया भी करता है। यह शरीर का नियंत्रण और समन्वय करने वाला ऊतक है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, वो कौन करता है, यही ऊतक करता है। इसमें मुख्य रूप से न्यूरॉन नामक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह ऊतक मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। तो इसका कनेक्शन कहाँ का होता है, मस्तिष्क में होता है, रीढ़ की हड्डियों में और तंत्रिकाओं में इसका कनेक्शन होता है। ये ऊतक बहुत जल्दी सूचना भेजता है और प्राप्त करता है, बहुत फास्ट ये काम करता है, बहुत ही फास्ट ही काम करता है ये। फिर हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक का कार्य, कि क्या काम करता है वो बता दिया मैंने आपको, संदेश भेजने का काम करता है ये, है ना। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जानकारी प्राप्त करता है, जैसे उत्तेजना को ग्रहण करना, उस जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम इसका होता है। प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, अगर मस्तिष्क तक बात जाएगी तो मस्तिष्क क्या बोलेगा, भाई कि अपना हाथ डालो, प्रतिक्रिया देगा मस्तिष्क। तो ये काम भी कौन करेगा, अपना तंत्रिका ऊतक ही करेगा। जैसे हाथ जलने पर तुरंत हटा लेना, है ना, फॉर एग्जाम्पल। फिर अपना शरीर में नियंत्रण और समन्वय को बनाए रखने का काम भी यही करता है। तो इसकी उपस्थिति, तंत्रिका ऊतक की जो उपस्थिति होती है किस किस में होती है, बता दी मैंने आपको, मस्तिष्क में होती है, रीढ़ की हड्डी में होती है, और पूरा जो अपना नर्वस सिस्टम होता है पूरा, मतलब ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में हो जाता है ये अपना, ठीक है ना। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी ये होता है। ओके, आगे समझ में। तो अब हम देखो इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कितने जिसके टाइप्स है, पार्ट्स है इसके, ठीक है, उसके बारे में। तो देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये डेंड्राइट्स है ना, यहाँ पर नजर आ रहा है आपके डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। ये तंत्रिकाक्ष यहाँ पर है ना, ये कोशिका द्रव, कोशिका का है यहाँ पर। तो इन सभी के बारे में अपन डिटेल में कवर करेंगे कि कौन सा भाग क्या काम करता है। ओके, तो साइटोन जो होता है
इसमें नाभिक और साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका से क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कौन करता है? साइटोन करता है। डेंड्राइट्स क्या काम करेगा? तंतु जैसी शाखाएं होती है। देखो ये देखो, आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर, ये तो डेंड्राइट्स, ये तो अपने डेंड्राइट्स हो गए, यहाँ पर तो ये डेंड्राइट्स हो गए, यहाँ पर आपका तंत्रिकाक्ष हो गया ये, और यहाँ पर आपकी साइटोन हो गई। यही क्या करता है? यही जो होता है ना, संदेश को पहुंचाने का काम यही करता है। ओके, तो इसमें नाभिक और साइटोप्लाज्म होते हैं कोशिका। अच्छा एक मिनट, इसको बोलते हैं, सॉरी, ये अपना साइटोन है, ये ना, ये वाला है अपना साइटोन। ओके, ये साइटोन होता है यहाँ पे, ये साइटोन है ये वाला, ये क्या करता है? यहीं से जुड़ा हुआ होता है। जो अपनी कोशिका, जो तंत्रिका जो ऊतक होते हैं वो यहीं से जुड़े होते हैं भाई, एक के साथ एक जुड़ा होता है। यहाँ पर होता है एक तंत्रिका, फिर बीच में रिक्त स्थान हो जाएगा, फिर यहाँ से जुड़ रहा है ना, तो ये पूरा टाइप्स, ये पूरा यहीं से जुड़ जाएगा पूरा ये। ओके, तो साइटोन हो गया। साइटोन क्या होता है? इसमें नाभिक होता है और साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करेगा? साइटोन ही करेगा। फिर अपना डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स किसको किसको बोलेंगे भाई? जो आपको नजर आ रही है ना, स्ट्रक्चर नजर आ रही है, धागे जैसी ये संरचना नजर आ रही है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये तंतु जैसी शाखाएं होती है, बाहरी संकेतों उत्तेजना को ये ग्रहण करती है, कौन करेगा? ये डेंड्राइट्स करेगा। फिर होता है अपना एक्सॉन, तो लंबी तंतु जैसी संरचना होती है, संकेतों को न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन करता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन कहते हैं। आगे समझ में? चलिए फिर हम इससे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये अपना क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे लंबी कोशिका किसको बोलते हैं? तो न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। तंत्रिका ऊतक बिजली जैसे तंत्रिका संकेतों को तेजी से संचारित करता है। यह ऊतक पुनर्जनन नहीं कर सकता, यानी यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाए तो दोबारा नहीं बनता ये। ठीक है, डेंड्राइट संकेत ग्रहण करते हैं और एक्सोन उन्हें आगे भेजता है। डेंड्राइट क्या करेंगे? संकेत को ग्रहण करेंगे और एक्सोन क्या करेगा? उन्हें आगे भेजने का काम करेगा। ओके, और इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक्स में कहीं आपको डाउट लगता है या कहीं समझ में नहीं आया है तो आप क्या करना, आप कमेंट्स कर देना, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में चैप्टर समाप्त करते हैं अपन एक मोटिवेशन क्योट के साथ। सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स। सक्सेस जो होती है वो एक सीरीज होती है किसकी? स्मॉल थिंग्स की, छोटी छोटी चीजों से अपने को सक्सेस मिलती है। अगर आप पूरी एक चैप्टर को याद करोगे तो आपको पूरी बुक ही याद हो जाएगी और फिर आप क्या कर लोगे? आप एग्जाम में टॉप कर जाओगे। ओके, तो यही इसका मोरल था। चलिए अपन इस चैप्टर को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।